कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में, कॉलीगेटिव जो है ये हम लोग का लैटिन वर्ड है। ठीक है, इसमें को का मतलब होता है टुगेदर। ओके, को का मतलब होता है टुगेदर, एंड लिगेटिव, लिगेटिव का रूट वर्ड है लिगेर। लिगेर का मतलब होता है बाइंड करना, मतलब एक साथ सबको बाइंड करना हम लोग कहते हैं कॉलीगेटिव। ठीक है, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? Colligative properties are the properties of solution that depend on the ratio of the number of solute particle to the number of solvent molecule in a solution and not on the nature of solute particle। ठीक है, अब हम लोग को सॉल्यूट का, हमारा सॉलिड का कैसा नेचर है, वो क्या है, वो शुगर है, सॉल्ट है, सैंड है, या लिक्विड है कोई, या फिर कोई गैसेस पार्टिकल है, वो क्या है, उसका नेचर क्या है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी क्वांटिटी से मतलब है कि हम सॉलिड पार्टिकल कितना उसमें हम लोग सॉल्वेंट में डाल रहे हैं। ठीक है, और फिर वो क्या होता है, हम लोग इसमें जनरली नॉन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेते हैं, जो वेपर, जिसका वेपर, जो वेपर बन करके वो जो ना उड़े। ठीक है, तो और वोलेटाइल में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कैरोसिन, सोडा, ये सब क्या होता है, ये सब वेपर बन करके उड़ जाता है तुरंत। लेकिन नॉन वोलेटाइल से शुगर हो गया और भी जितना भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं वो वेपर बनकर नहीं उड़ते हैं। ठीक है, और वो क्या करेगा, जैसे सॉल्वेंट में हम लोग सॉलिड पार्टिकल डालेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल डालेंगे उसमें, तो वो उसको क्या करेगा, बाइंड करके रख लेगा। जैसे ये मेरा कंटेनर है, इसमें अगर सॉल्यूट पार्टिकल है, ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल है, और हम लोग इसमें अगर सॉरी शायद रेड वाला सॉल्वेंट पार्टिकल है एंड ब्लैक वाले अगर सॉल्यूट पार्टिकल है, ये क्या करेगा, ये आपस में इन दोनों को बाइंड कर लेगा, आपस में ही ये बाइंड हो जाएगा, और जो मेरा वेपर का प्रोसेस है, या फिर वेपर की जो क्वांटिटी थी निकलने की, वेपर की क्वांटिटी जो निकलने की थी, वो प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, जो ये क्या करेगा, ये दोनों आपस में बाइंड हो जाएगा, तो जो सॉल्वेंट अकेला है उसी से वेपर निकलेगा, और जो सॉल्यूट के साथ बाइंड हो गया है वो उससे वेपर नहीं निकलेगा। तो ठीक है, तो सॉल्वेंट का क्वांटिटी ज्यादा है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा है ना, तो सॉल्वेंट क्या, वो सारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूट के साथ मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें से जितने भी सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल अकेला है उसी से वेपर रिलीज होगा। ठीक है ना, इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमारा सॉल्वेंट सॉरी सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उससे वेपर प्रेशर उसमें ज़्यादा होता है, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो उससे वेपर प्रेशर कम होता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा है, और डाइल्यूट मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है। ठीक है, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या क्या, then lowering of vapor pressure, okay, elevation of boiling point, depression of freezing point and osmotic pressure। ठीक है, तो अब देखो यहाँ सारी चीजों को ध्यान से समझना है कि कहना क्या चाह रहा है। पहले तो टाइप्स को समझो, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेलिंग में जाएंगे। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर जो है क्या हो रहा है, लो हो रहा है। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट था, जब हम लोग सॉलिड पार्टिकल डाल दिए, जब वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया तो क्या हुआ, उससे वेपर प्रेशर कम हो गया, लो हो गया। ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इससे क्या हो रहा है, अगर हम लोग जैसे सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में डालेंगे, सॉल्यूशन बना, इससे हम लोग को क्या करना होगा, ये जो है तुरंत वेपर इससे नहीं निकलेगा, तो जिसके वजह से हमें बॉइलिंग पॉइंट जो है या फिर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल याद करो, अगर जैसे चाय हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, दूध खौलाते हैं, ठीक है, मिल्क को हम लोग बॉईल करते हैं। जैसे ही अगर हम लोग उसमें चाय पत्ती या फिर चीनी शुगर डाल दो, तो क्या होता है, जैसे ही देखो कि अगर दूध खौलते हुए दूध में अगर हम लोग चीनी या चाय पत्ती डाल दें, वो तुरंत नीचे की तरफ आ जाता है। मतलब इससे क्या हो गया, वेपर प्रेशर जो है कम हो गया। फाइनली वो लास्ट में बॉईल करेगा, लेकिन हमें टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, देन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब पहले जैसा था प्योर फॉर्म में, सॉल्वेंट जो प्योर फॉर्म में था वो जब फ्रीज होगा, ले अगर हम उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल मिला देते हैं तो उससे फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। अब यहाँ पर ये नहीं है कि हम लोग टेम्परेचर, फ्रीज का टेम्परेचर कम कर देते हैं, नहीं,
फ्रीजिंग पॉइंट इसका मतलब क्या, जितना ज्यादा कम होगा, अगर वो नेगेटिव हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, उससे नीचे चला गया, तो वो मतलब और ज्यादा उसका हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं ना। कूलिंग का टेम्परेचर तो इंक्रीज होता है ना जैसे जैसे वो नीचे जाता है। तो डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जैसे जैसे वो 0 डिग्री में हम लोग का लिक्विड जो होता है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग नेगेटिव में चले जाएं, ठीक है, और नीचे चले जाएं, और ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग डिक्रीज कर दे, तो क्या होगा, वो कूलिंग और ज्यादा होगा। तो इससे क्या होगा, हम लोग मतलब इससे क्या समझते हैं कि अगर सॉलिड पार्टिकल डाल दिया जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट और ज्यादा डिक्रीज करेगा, ठीक है, और ज्यादा लो होगा। ओके। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें हम लोग ऑस्मोसिस देखते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है अनियन का। अनियन में देखो ऊपर का जो शेल होता है, जैसे ही हम लोग अनियन को छीलते हैं, साफ करते हैं, तो क्या होता है, ऊपर का जो सेल में लिक्विड पानी की तरह वहाँ पे ड्रॉपलेट्स जो है बन जाता है ना, ड्रॉपलेट्स बन जाता है। ये क्या दिखाता है, ये ऑस्मोसिस दिखाता है, ऑस्मोसिस शो करता है, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम लोग यहाँ पर देखो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब कि रिलेट करना है, रिलेशन बताना है प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन का, ठीक है। तो पहले कैसा था एंड अभी कैसा है, इन दोनों के बीच का रिलेशन। यहाँ देखो, lowering of vapor pressure depends only on the concentration of solute particle and it is independent of their identity। वो क्या है, उसका नेचर कैसा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल कितना डाला गया है, ठीक है, कितना डाला गया है, तो उससे क्या होगा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ उस पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे फिगर देखो क्या है, ये मेरा प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। और इसमें क्या है, सॉलिड पार्टिकल, देखो ये सॉलिड पार्टिकल यहाँ पर डाला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो ऊपर ड्रॉपलेट डाल जा रहा है, ये क्या है, ये सारे सारे सर्कल वाले पार्ट सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है। और सॉल्यूट मिक्स विथ सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, इंक्रीज इन वेपर प्रेशर, और यहाँ पे डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन इससे इसको अच्छे से समझना है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। क्योंकि सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट के पार्टिकल को बाइंड करके रख लेता है और उसको वेपर में कन्वर्ट होने नहीं देता, ठीक है। इसीलिए इसमें क्या होता है, वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाता है। ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। इसको न्यूमेरिकल में इसका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। देखो मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे, तो डेल्टा P1, ठीक है, P1 मतलब जब वो सॉल्वेंट के बारे में बात हो रहा है, तो डेल्टा P1, ठीक है, ये क्या है, पी नॉट, इसको ब्रेक करेंगे, पी नॉट माइनस P1, ठीक है। मतलब क्या, पहले कैसा था, पी नॉट मतलब प्योर सॉल्वेंट, और P1 मतलब जो सॉल्यूशन दे देना, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर, जब हम लोग डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन एनीथिंग जिसके बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर है तो चेंज इन प्रेशर, ठीक है। तो पी नॉट का मेरा वैल्यू, पी नॉट और P1 हम लोग पी टोटल में पढ़े थे ना, कि पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, एंड पी ए इज इक्वल्स टू क्या था, पी नॉट इंटू काई, काई वन, है ना। और पी टू में पी टू नॉट इंटू काई माइनस काई टू नॉट था ना, इंटू काई नॉट, सॉरी, ठीक है। तो इसको क्या करना है, P1 को हम लोग को ब्रेक करना है, P1 नॉट इंटू काई वन, ठीक है। अब अब यहाँ पे क्या करो, P1 नॉट, दोनों का P1 नॉट को हम लोग कॉमन ले लिए, तो क्या आ गया, 1 माइनस काय वन, ठीक है, 1 माइनस काय वन। अब 1 माइनस काय वन किसके बराबर होता है, तो काय टू के बराबर होता है, याद है ना। काय वन, काय वन प्लस काय टू इज इक्वल्स टू काय, होता है ना। ये क्या हो गया, सॉरी,
सॉरी सॉरी सॉरी, इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया, ये तो चला गया, तो क्या हो गया, काई टू के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे आ गया डेल्टा पी वन किसके इक्वल होता है, डेल्टा पी वन नॉट इंटू काई टू के बराबर होता है। मतलब क्या, प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे टू है, मतलब टू जो है सेकेंडरी पार्टिकल क्या डाला गया, सेकेंडरी पार्टिकल सॉल्यूट डाला गया, तो उसी के मोल फ्रैक्शन पे, उसी का मोल फ्रैक्शन इन टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो चेंज इन प्रेशर हमारा इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग क्या होगा, तो रिलेटिव लोअरिंग क्या होगा, डेल्टा पी वन डिवाइडेड बाय पी वन नॉट, ठीक है। डेल्टा पी वन डिवाइडेड बाय पी वन नॉट, ये होगा रिलेटिव लोअरिंग, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या किए, पहले सॉल्यूशन का डिवाइडेड बाय प्योर सॉल्वेंट कर देंगे, ठीक है। डेल्टा पी वन का वैल्यू लिख दो, पी वन नॉट का वही, पी वन नॉट उतर जाएगा, पी वन नॉट इंटू पी वन नॉट कर जाएगा, तो किस क्या आ गया, मतलब ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर हमारा सॉल्यूशन जो है बहुत बहुत डाइल्यूट है, मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी जो है बहुत बहुत कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो उस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग काई टू को क्या लिखते हैं, काई टू को यहाँ पर ध्यान से देखो, काई टू को लिखते हैं एन टू डिवाइडेड बाय, यहाँ देखो काई टू को लिखते हैं, काई टू मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, याद है ना मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू, ठीक है, ये सॉल्यूट इन प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही है नीचे में, तो अगर हमारा क्या होगा, सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत बहुत कम होगी, तो हम लोग सॉल्यूट को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिख सकते हैं एन टू डिवाइडेड बाई एन वन, मतलब डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा, सॉरी पी वन नॉट इज इक्वल्स टू एन टू बाय एन वन, ठीक है। ये नीचे यहाँ पर दिख रहा है ना, एन टू बाय एन वन, ठीक है। अगर क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, एन टू इज लेस देन, मोर लेस देन एन वन, तब ऐसा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल पता होता है, पता है ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मोलर मास 40 ग्राम पर मोल है, ठीक है, which should be dissolved in 114 ग्राम of octane to reduce its vapor pressure to 80%, ठीक है। तो फॉर्मूला बैठाएंगे, डेल्टा पी वन डिवाइड बाई पी वन नॉट, पी वन नॉट माइनस पी वन डिवाइडेड बाई पी वन नॉट, ठीक है। अब हमें पता है काई टू का वैल्यू, देखो यहाँ पे क्या है 80% है, तो 80% को क्या करो, 80 डिवाइडेड बाई 100 कर सकते हैं, जीरो एक जीरो कट गया, और यहाँ पे 8/10 को क्या लिख सकते हैं, 8/10 को लिख सकते हैं 0.8, तो यहाँ पे काई टू का वैल्यू है 0.8, ठीक है। फिर पी वन नॉट माइनस 0.8 पी वन नॉट है, तो पी वन नॉट को कॉमन ले लो, और पी वन नॉट यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 0.2, ठीक है। तो यहाँ पे किसका वैल्यू हमें 0.2 मिला है, तो डेल्टा पी वन डिवाइडेड बाई पी वन नॉट इज इक्वल टू काई टू होता है, ठीक है। तो डेल्टा पी वन बाई पी वन नॉट का वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा काई वन था ना, क्योंकि पी वन नॉट के साथ हमेशा काई वन ही रहता है, ठीक है। तो हम लोग देखे थे अभी कि इसमें हम लोग कन्वर्ट किए थे ना, काई वन को काई टू में कन्वर्ट किए थे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, काई टू के बराबर है। अब इसको क्या करो, ब्रेक करो नंबर ऑफ मोल्स में, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स में हम लोग इसको ब्रेक करेंगे,
तो क्या आएगा N2 डिवाइड N2 बाय N1 प्लस N2, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है। देखो यहाँ पे, देखो हम लोग रफ में बनाए हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है मोलर मास गिवन है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है सिर्फ और सिर्फ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। हमें नहीं पता है कि सॉल्यूट क्या है, कौन सा सॉल्यूट है, और हमें क्या है उससे मतलब भी नहीं है, ठीक है। कि सॉल्यूट पार्टिकल क्या है, हमें इसके अलावे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे कि सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट पार्टिकल क्या है, उसका मास तो हमें जानना होगा ना, इसका मास कितना है। तो हम लोग उसको लिख दिए x/40। क्या होता है गिवन मास बाय मोलर मास, ओके। गिवन मास बाय मोलर मास, तो मोलर मास गिवन है और हम लोग को सा गिवन मास कितनी क्वांटिटी डाली गई है उसमें, ये फाइंड करना है ना। गिवन मास सॉलिड पार्टिकल सॉल्वेंट में कितना डाला गया है, कितना सॉलिड पार्टिकल डाला गया है सॉल्वेंट में, हमें वो फाइंड करना है। गिवन मास फाइंड करना है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। तो हम लोग उसको लिख सकते हैं x/40, क्योंकि यहाँ पे 40 जो है मोलर मास गिवन है, ठीक है। अब N1 यहाँ पे किस में डाला गया है, ऑक्टेन में, ठीक है। ऑक्टेन क्या होता है C8H18, ठीक है। तो कार्बन का 12 और H का 1, यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे 12 इंटू 18 प्लस 18, सॉरी 12 इंटू 8 प्लस 18 आ जाएगा 114 ग्राम। गिवन मास 114 ग्राम एंड मोलर मास भी क्या होता है 114 ग्राम ही होता है। ये सॉरी, ये क्या निकला था, ये हमारा मोलर मास है, और गिवन मास भी यहाँ पे क्या दिया हुआ है 114 ग्राम, ठीक है ना। ध्यान समझना 114 ग्राम क्या है, गिवन मास भी है और मोलर मास भी अब हम लोग यहाँ पे फाइंड किए 114 ग्राम, ठीक है। अब क्या करो, जस्ट N2 निकल गया, N1 निकल गया, बस फॉर्मूला पे पुट करो और हमारा आंसर आ जाएगा क्या 10 ग्राम, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पहले प्योर सॉल्वेंट था तो बॉइलिंग पॉइंट क्या था, कम रखने से ही वो बॉईल हो जाता था और उसका वेपर प्रेशर जो है, वेपर आराम से निकल जाता था, रिलीज हो जाता था। लेकिन अब क्या है, सॉलिड पार्टिकल जैसे डालेंगे तो हम लोग टेम्परेचर उससे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ग्राफ में देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ से हम लोग जैसे स्टार्ट करते हैं ना 0 1 2 3 4, ठीक है। तो सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, सॉल्यूशन जब हम लोग सॉलिड पार्टिकल डाल देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और सॉल्वेंट का जो होता है उसमें टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। तो ये मेरा सॉल्यूशन का टेम्परेचर है और ये मेरा सॉल्वेंट, सिंपल सॉल्वेंट का। तो यहाँ ये किससे पास हो रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखो, देखो ये किससे पास हो रहा है, ये हो रहा है, ये हमारा क्या है सॉल्वेंट यहाँ से है, और इस लाइन से यहाँ से सॉल्यूशन पास हो रहा है, ठीक है। और इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डेल्टा टी बी, ठीक है, डेल्टा टी बी। हम्म, ठीक है। तो ये हो गया, ग्राफ देख लिए थे हम लोग। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे हम लोग सॉलिड पार्टिकल डालेंगे, प्योर सॉल्वेंट रहेगा तो सॉलिड पार्टिकल वेपर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम रहेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग सॉलिड पार्टिकल उसमें डाल देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो डेल्टा टीबी क्या होगा, टेम्परेचर। पहले हम लोग अब यहाँ पर देखो लिखेंगे टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम्हें समझना पड़ेगा कि पहले क्या पी नॉट या टी नॉट पहले लिखा जाए या फिर टीबी या पीबी पहले लिखा जाए। तो हम लोग जैसा हमारा क्वेश्चन रहेगा, मतलब जैसा टाइप्स है, ठीक है, वहां पे फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़े हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो मतलब क्या हो रहा है, सॉलिड डालने के बाद वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो उसमें हम लोग हमेशा जब भी माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, पहले बड़े वाले को लिखते हैं फिर छोटे वाले को लिखते हैं, है ना। तो इसमें क्या था, जब प्योर सॉल्वेंट था तो वेपर प्रेशर ज्यादा था, और जब सॉलिड पार्टिकल डाल दी तो वेपर प्रेशर कम हो गया, इसीलिए हम लोग वहां पे पहले पी नॉट लिखे थे, देन पी वाला लिखे थे, पी लिखे थे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, जैसे हम लोग सॉलिड पार्टिकल डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, तो पहले हम लिखेंगे टीबी देन टीबी नॉट, ठीक है।
अब यहाँ पर देखना है कि एक्सपेरिमेंटली कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा टीबी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। ओके, मोलालिटी के। ठीक है, तो डेल्टा प्रोपोर्शनलिटी जब हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे केबी, और केबी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट टर्म है, बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग टेम्परेचर का एलिवेशन का कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो मोलालिटी, अब यहाँ पे बस ये फॉर्मूला मेरा मेन फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमें पता है मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, m का फॉर्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो इसको हम लोग जब नंबर ऑफ मोल्स को तोड़ेंगे तो क्या होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, सॉरी, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, देन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट एंड डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, मोलालिटी में हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो W जब भी रहेगा मतलब वो गिवन मास है, और 2 मतलब सॉल्यूट के बारे में बात हो रहा है, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, सिंपल ये m का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आ जाएगा डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। ठीक है, बस हम लोग यहाँ पे क्या किए, m का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट से। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन व्हेन 1.80 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of solute Kb for the benzene is, ओके, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है, और केबी का वैल्यू दिया हुआ है 2.53 के इंटू के जी पर मोल। ठीक है, केबी का यूनिट याद रखना है, के मतलब केल्विन, केजी और पर मोल। ठीक है, पर मोल। अब यहाँ पर देखो क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है तुम्हारा बेंजीन का, मतलब बेंजीन हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। तो पहले क्या था इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका 353.23 केल्विन था। जब उसमें बेंजीन में हम लोग एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट उसमें डाल दिए तो उसका जो टेम्परेचर हुआ ये 354.11 था, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मतलब प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट मतलब टी नॉट माइनस टीबी, टी नॉट बी माइनस टीबी। तो टी नॉट बी यहाँ पे हम पुट करेंगे 354.11 माइनस 353। पहले हम लोग बड़े वाले को लिखेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर तुम्हें पता चल जाएगा कि हम कौन सा पहले, टीबी पहले होगा या टी नॉट भी पहले होगा। जो बड़ा होगा वही पहले होगा, जो छोटा वाला होगा वो बाद में होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है। ठीक है, तो जो बड़े वाले को हम लिखेंगे, बड़े वाले को पहले लिखेंगे एंड छोटे वाले को बाद में लिखेंगे। तो टी नॉट टी बी माइनस टी नॉट बी हो जाएगा 354.11 माइनस 353.23 आ जाएगा 0.88 केल्विन। ठीक है, अब हमें पता है कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम होता है, मोलालिटी होता है। ठीक है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला यहाँ पे है W2 इंटू M1 W1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू 1000। ठीक है, अब इसको क्या करो, सबसे पहले तो हम इसका वैल्यू पुट करते हैं। टीबी, डेल्टा टीबी का वैल्यू हमें पता था 0.88, और केबी का वैल्यू है 2.53, यहाँ पे गिवन है, ये वाला गिवन है। ठीक है, अब इसमें क्या करो, इसको ऐसे ही हम लोग छोड़ देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब m का वैल्यू क्या है, ये है m का वैल्यू। जस्ट हमें क्या, इसमें क्या पता है, हमें कैपिटल M मतलब मोलर मास, सॉरी गिवन मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हमें क्या क्या पता है, 1.80 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट गिवन है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 90 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग निकाले बेंजीन का। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, इसका निकालेंगे 12 इंटू 6 प्लस
हाँ, प्लस 1 into 6, ठीक है, इसमें आ जाएगा हमारा क्या 96, ठीक है, 96 आएगा। इसको सॉल्व, इक्वल्स टू क्या है 0.88, इसको भी उतार देना है 0.88 बाई 2.53, ठीक है। अब क्या करो, M2 को क्या करो, इधर ही रहने दो, और बाकी सबको हम लोग क्या किए, उस साइड भेज दिए। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे सारे इक्वेशन को इस साइड लिख दिए, 1.80 इंटू 1000 इंटू 2.53 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 0.88, आएगा मेरा आंसर 5.8 ग्राम। इसको सॉल्व करके देख लेना, देखना इतना आंसर आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट फॉर ऑफ अ सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर, ठीक है। तो लिक्विड फेज में क्या होगा, freezing point of substance may be defined as the temperature at which the vapor pressure of the substance in its liquid phase is equal to vapor pressure in the solid phase, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट कब शो करेगा, जब हमारा वेपर प्रेशर, टेम्परेचर होगा वेपर प्रेशर का, वो लिक्विड और सॉलिड फेज का इक्वल इक्वल हो जाएगा, तभी हम लोग इसमें क्या होगा कि फ्रीज होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो वेपर वेपर प्रेशर होगा वो लिक्विड और सॉलिड का इक्वल इक्वल हो जाएगा, तब जो हमारा लिक्विड है वो क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये है क्या, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है और यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल डाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट, इसमें टेम्परेचर देखो ये वाला टेम्परेचर बना हुआ है, जैसे ही सॉल्यूट यहाँ पर डाले टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, ठीक है। when non-volatile solute is added to the solvent in its vapor pressure decrease, now it would become equal to that of solid solvent at lower temperature, thus the freezing point of solvent decreases, ठीक है। जैसे ही हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले तो क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, तो इससे क्या हुआ कि फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्वेंट जो सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में क्या हुआ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही इसमें ऐड किए, ये क्या किया, वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, और अब जो सॉलिड सॉल्वेंट का टेम्परेचर था एंड लिक्विड का दोनों का इक्वल हो गया, जिसके वजह से वो फ्रीज होना चालू हो जाएगा, और इससे क्या होगा, सॉल्वेंट का वेपर पॉइंट सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो क्या हुआ, जैसे ही इसमें सॉलिड पार्टिकल डाला गया, वेपर प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, ओके। मैथमेटिकली इसको समझेंगे, तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे क्या था, वेपर प्रेशर जो पहले था उस बाद में सॉलिड डालने के बाद डिक्रीज का हो गया, तो डेल्टा टी एफ पहले हम लोग इंक्रीज वाला लिखेंगे, मतलब जो प्योर में था उसका ज्यादा था और बाद में वो डिक्रीज हो गया, तो टी एफ, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, फिर से एम का फॉर्मूला ये है, ये हो जाएगा W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय W1 इंटू M2, ठीक है। यहाँ पे फिर डेल्टा टी एफ का वैल्यू लिख दो, सेम टू सेम एज टी बी था, सेम टू सेम टी एफ का भी होगा, बस यहाँ पे जो मेरा कोफिशिएंट होगा वहां पे बी था, यहाँ पर एफ है,
तो के एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ मोलर डिप्रेशन। इसको हम लोग क्रायोस्कोपिक भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्रायोस्कोपिक भी बोलते हैं। ठीक है, के एफ क्या है, के एफ यूनिट है और इसका यूनिट क्या होता है, केजी per mole. The values of Kf and Kb, which depend on upon the nature of solvent, can be ascertained from the following relation. क्या क्या होगा, तो Kf equals to, अगर हमें अब Kf का वैल्यू फाइंड करना हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उस कांस्टेंट टर्म का वैल्यू फाइंड करना हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे R। R क्या है, R है गैस कांस्टेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू टीएफ स्क्वायर, ये सेम टू सेम इसका भी होगा, टीबी का भी होगा, सेम टू सेम, ठीक है, इन डिवाइडेड बाय 1000 और डेल्टा फ्यूजन ऑफ हीट। ठीक है, अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का निकालना होगा तो वहां पे अगर को नीचे में लिखा हुआ है, अगर बॉइलिंग पॉइंट का निकालना पड़े तो क्या होगा, यहाँ पे बस के बी, ठीक है, के बी आर इंटू एम वन इंटू टी बी का स्क्वायर इंटू 1000 डिवाइड बाई 1000 और इंटू डेल्टा वेपराइजेशन होगा। ठीक है, ऊपर में क्या था, फ्यूजन और नीचे में वेपराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आर किसके लिए स्टैंड होता है, आर स्टैंड फॉर द गैस कांस्टेंट, M1 stand for molar mass of solvent, TF denote freezing point of pure solvent, TB denote boiling point of pure solvent in Kelvin, delta fusion heat क्या है, represent enthalpies of fusion of solvent, ठीक है, vaporization of solvent। ठीक है, क्वेश्चन देख लो एक लास्ट, ऑस्मोसिस हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 gram of non-electrolyte solute dissolved in 50 ग्राम ऑफ बेंजीन लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय, कितना से डिक्रीज कर गया, 0.40 से। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12 किलो। ये किसका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा के एफ दिया हुआ है, के जी पर मोल, फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट का सेम क्वेश्चन है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है। डेल्टा टी एफ गिवन है 0.40। ठीक है, अब टी एफ का वैल्यू यहाँ पर लिखो, के एफ का वैल्यू गिवन है, एम फाइंड करना है, एम में क्या लिखेंगे, W2/M2 डिवाइड बाय W1 डिवाइडेड बाय 1000, ये क्या हो जाएगा, के एफ इक्वल्स, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है M2। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, के एफ इंटू W2/1000 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये M2, तो M2 को उधर इस साइड भेज दो और इसका क्या हो जाएगा, के एफ इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई W1 इंटू डेल्टा टी एफ। ठीक है, बस एक एक करके सबका वैल्यू पुट कर दो, हमारा आंसर आएगा 2.56 ग्राम पर मोल। मोलर नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा 2.56 ग्राम पर मोल। ठीक है, आज इतना ही, और कल सॉल्यूशन चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो एक बस ऑस्मोसिस बचा हुआ है। एक सेकेंड,